हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरे चैनल होम पीसीएस को। तो चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मुग़ल प्रशासन के बारे में पढ़ रहे थे और मुग़ल प्रशासन में हमारा बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम बात करेंगे मुग़ल प्रशासन के सैन्य व्यवस्था पे और फिर आर्थिक स्थिति के बारे में भी बात करेंगे। तो थोड़ा सा मनसबदारी के बारे में देख लेते हैं। तो मनसबदार के बारे में मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन थोड़ा सा और अगर आपको समझ नहीं आया तो यहाँ पे देख लीजिए। मनसबदार क्या होता था? तो 3 श्रेणी में मनसबदार हुआ करते थे: प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में जिनकी जात संख्या सवार संख्या के बराबर हो, मतलब जो जात है ना वो सवार संख्या के बराबर। जात मतलब क्या होता था? पैदल सैनिक, सवार मतलब घुड़सवार। तो उस तरीके से कहा जाता था। तो पैदल और घुड़सवार की संख्या बराबर हो, तो जैसे 5,000 जात तो 5,000 सवार, तो उसको खाना बोला जाता था। ठीक है। द्वितीय श्रेणी में सवार संख्या जात की आधी अथवा आधे से भी अधिक हो। ठीक है ना। तो जात 5,000 देख रहे हैं, तो आधा से अधिक तो मतलब 3,000 लेके चले सवार। इसको अमीर ए आजम बोला जाता था मुगल प्रशासन में, ध्यान दे रहे हैं। तृतीय श्रेणी में सवार संख्या जात के आधे से कम हो। तो सवार अगर 5,000 है तो जात की संख्या कितनी होगी? 2,000, आधे से कम। ठीक है ना। 2,000 से 2,500 भी मान सकते हैं। मनसबदार की सबसे छोटी इकाई होती थी तृतीय श्रेणी। ठीक है ना, जिसको आमिर बोला जाता था। 1574 में अकबर ने दाग प्रथा और चेहरा प्रथा को चालू किया। दाग प्रथा, चेहरा प्रथा, ये क्या था? ये एक तरीके से शाही दाग था। शाही दाग जो सैनिक और नागरिकों को लगाया जाता था वहाँ पे जो मुगल प्रशासन में रहते थे। चेहरा या हाथ के किसी भी हिस्से में एक मोहर लगाया जाता था और वो उससे पता चलता था कि ये मुगल का सैनिक है या नहीं है। और मनसबदार दाग भी लगाया जाता था। मनसबदार में जो ज़्यादा वो पोस्ट है तो उस पर भी मतलब जो हाई ऊपर पोस्ट है तो एक अलग से उस पर मोहर लगवाने का मन है तो लगवा सकते हैं। इस तरीके के लिए आप अकबर ने दाग ए मुहाली की स्थापना करवाया था। ये एक तरह का विभाग था, डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में सबको मोहर मारा जाता था, मतलब चिन्ह मारा जाता था। ठीक है ना। औरंगजेब ने औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या अधिक बढ़ गई, सबसे ज़्यादा हो गई और इसलिए जागीर नहीं बची। जागीर मतलब तलब देने के लिए पैसा ही नहीं बचा जो औरंगजेब के पास। इस स्थिति में बेजागिरी कहते, इस स्थिति को बेजागिरी कहते हैं। ठीक है ना। जागीर नहीं बचा और मनसबदारों को देने के लिए ज़मीन तक भी नहीं बचा तो बेजागिरी कहते हैं। जहांगीर के समय 2 अस्पा और सिंह अस्पा फेमस था मनसबदार के लिए। अपने सवार पद के दुगने घोड़े और 3 सिंह अस्पा मतलब 3 गुने घोड़े अपने सवार पद के। इसके बारे में अभी थोड़ा डिटेल से दिखाते हैं आपको, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आइए मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था, ठीक है ना। मुगल सेना में अफगानी, ईरानी, तुरानी, भारतीय, मुसलमानों, मराठों, राजबारों आदि से मिलकर बनी एक मिश्रित सेना थी। ठीक है ना। सेना का संगठन दशमलव प्रणाली पे आधारित था। तो सेना का संगठन किस प्रणाली पे आधारित था? जहाँ पे मैं पेन से घेरा करूँगा वो मतलब इम्पोर्टेंट समझ लीजिएगा, वो क्वेश्चन पूछा गया है। सेना के गठन के लिए 4 विभाग बनाए थे: मनसबदारों की सेना, अधीनस्थ राजाओं की सेना, अहदी सेनाएं सैनिक, दाखिली सैनिक। ठीक है ना। मनसबदारों की सेना में पैदल सेना, घुड़सवार सेना जिसको अश्वरोही सेना भी बोलता था, गोलांद गोलाद गोलांद फौज, गज सेना, अधीनस्थ राजाओं की सेना, राजा के अंदर जो सेना रहते थे। अहदी सैनिक क्या होते थे? भर्ती, घोड़े, अस्त्र, वेतन आदि राज्य की ओर से दिया जाता था, मतलब राजा की ओर से दिया जाता था। क्या चीज़? ये सब चीज़ें। दाखिले सैनिक मतलब नियुक्ति बादशाह की ओर से होता था। बादशाह वैकेंसी निकालता था, जैसे अभी सरकार वैकेंसी निकालती है रेलवे वगैरह का, उसी तरीके से। और इसमें पोस्ट हुआ करता था और क्वालिफिकेशन के आधार पे, मतलब अपना टैलेंट के आधार पे दाखिल होता था वहाँ पे। मनसबदारों के अधीन था। ठीक है ना। ये सब मनसबदार ही, जो उच्च कोटि के मनसबदार वो सब दाखिल सैनिक को एंट्री लेते थे। पैदल सेना सबसे बड़ी शाखा थी। सेना की सबसे बड़ी शाखा क्या थी? पैदल सेना। इसको 2 भागों में बांटा गया था पैदल सेना को: अहशाम सैनिक और सेहबंदी सैनिक। तो अहशाम सैनिक क्या था? जो बंदूकी था, बंदूक चलाता था, तलवारबाज था, तलवार बंदूक चलाता था, अहशाम सैनिक। और सेहबंदी सैनिक क्या था? बेरोजगार लोगों को सैनिक में भर्ती करता था। तुमने पास कोई काम नहीं है तो चलो सेना में भर्ती हो,
ऐसा काम करता था। तो उस ज़माने में देख रहे हैं बादशाह कैसे किस तरीके से काम करवाता था, लेकिन आज के ज़माने में सरकार बेरोज़गार लोगों पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो उस समय सेना में भर्ती करा लेता था। अश्वरोही सेना, अश्वरोही सेना सर्वोच्च शक्ति था एक तरीके से। मुगल सेना में अश्वरोही सेना सर्वोच्च शक्ति माना जाता था। ये भी दो भागों में बटा था, एक बाड़गीर घुड़सवार, दूसरा सिलेदार घुड़सवार। बाड़गीर घुड़सवार प्रत्येक राजाओं समान राज्य की ओर से दिया जाता था। प्रत्येक राजाओं को समान राज्य की ओर से दिया जाता था बाड़गीर घुड़सवार, ठीक है ना। जितने भी राज्य हैं उन सभी से घुड़सवार को दिया जाता था राजा को। सिलेदार घुड़सवार सारी व्यवस्था स्वयं करता था। सिलेदार जो घुड़सवार था सारी व्यवस्था स्वयं करता था। घोड़ों की उपलब्धता के आधार पर सैनिक का विभाजन किया गया। घोड़ों की उपलब्धता के आधार पर देखिए, यह कस्बा मतलब एक कस्बा हुआ। ये एक सैनिक के पास एक घोड़ा हो तो उसको यह कस्बा बोलते हैं। अभी मैंने बताया ना कि आपको क्लियर कर दूंगा वो वाला। दुअस्पा मतलब दो घोड़े, एक सैनिक के पास दो घोड़े। सी अस्पा मतलब एक सैनिक के पास तीन घोड़े हो। निम्न अस्पा मतलब एक दो सैनिक के पास एक घोड़े हो। निम्न अस्पा ध्यान दीजिएगा, दो सैनिक के पास एक घोड़े। तो इस तरीके से सैनिक व्यवस्था चलता था। गोलांद सेना क्या थी? गोलांद सेना जिसको गोलांद सेना को तोपखाना सेना भी बोला जाता था। तोपखाने की शुरुआत बाबर के समय हो चुका था। भेरा के किले को जीतने के लिए बाबर ने तोप का इस्तेमाल किया था, मैंने बताया था आपको। बाबर के दो प्रसिद्ध तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। तोपखाना एक विभाग बनाया था बाबर ने, जिसको मीर ए आतिश के नाम से तोपखाना विभाग बनाया था, ठीक है ना। अकबर ने तोपखानों को व्यवस्थित रूप दिया था और दो तरह के तोप बनाई थी, एक भारी तोप एक हल्की तोप। तो भारी तोप जिनको जिनसी कहा जाता था, भारी तोप को जिनसी और हल्की तोप को दस्ती कहा जाता था। तो ये सब ध्यान देने योग्य बात ये है, ठीक है ना, ये सब एग्जाम में पूछ सकता है। और तो बाबर ने कौन सा विभाग बनाया था तोपखाना के लिए? मीर ए आतिश। गज सेना मतलब हाथी, गज मतलब हाथी, गज सेना। अकबर ने गज सेना का प्रबंध के लिए पील खाना विभाग बनाया था। पील खाना ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट, पील खाना विभाग। नौसेना की नौकाओं को परवारी को मीर बहर को कहा जाता था। नौसेना का जो हेड होता था, नौसेना नौका को जो चलाता था उसको मीर बहर बोला जाता है। अकबर ने नवाड़ा नामक नौसेना विभाग बनाया था। नगाड़ा नामक यंत्र बजाता था अकबर, और नगारा नामक यंत्र बजाता था, नगारा। मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। और ये नवाड़ा नामक नौसेना विभाग बनाया था, और नगाड़ा नामक एक वाद्य यंत्र था, वही बजाते रहता था अकबर, ठीक है ना। मुगल कालीन आर्थिक व्यवस्था देखते हैं। आर्थिक व्यवस्था कैसी थी मुगल कालीन की? सर्वप्रथम उद्योग की बात करें तो कपड़ा उद्योग बहुत ही फेमस था। विदेशों में सर्वाधिक निर्यात किया जाता था मुगल काल से कपड़ा, ठीक है ना। भारत के सूती और रेशमी वस्त्रों के विदेशों में विशेष मांग थी, बहुत ज़्यादा मांग था। ढाका का मलबल बहुत प्रसिद्ध था उस समय, ढाका होका सब भारत के अंदर था। अकबर कश्मीर के रेशम से अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसने वहाँ के रेशम पर राज्य का अधिकार स्थापित कर दिया। जैसे ही उसका रेशम वहाँ का अच्छा लगा और अकबर ने सोचा कि ना ये चीज़ हमारा हो, और अपने लोगों को वहाँ पे बैठाया और कामकाज दिया। जहांगीर ने अमृतसर में ऊनी वस्त्र उद्योग को आरंभ किया। जहांगीर ने अमृतसर में ऊनी वस्त्र का उद्योग आरंभ किया, ठीक है ना। भारत में निर्मित कपड़ों को केलिको कहा जाता था, तथा रेशमी कपड़ों को पटोला बोला जाता था, ठीक है ना। रेशम उद्योग कहाँ कहाँ फेमस था? तो ढाका, आगरा, लाहौर और दिल्ली। ऊन उद्योग काबुल, कश्मीर और पश्चिम राजस्थान में फेमस था। और ये मुगल काल में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। कहाँ फेमस था? दिल्ली, बनारस, चुनार। बंदूक फैक्ट्री कहाँ था? बंदूक निर्माण होता था सियालकोट, मेवाड़। गुड़ चीनी का मिल का ज़्यादा कहाँ पे था? बंगाल, गुजरात, पंजाब, ये सब तैयार होता था। नील उद्योग बयाना, आगरा, सरखेज, गुजरात, ठीक है ना। नील उद्योग एक बिहार को भी लेके चलेंगे और बिहार लास्ट तक रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे पहले आप देख लीजिएगा, आगरा, गुजरात। तांबे की खान था राजस्थान और मध्य प्रदेश में। हीरा कहाँ का था? तो गोलकुंडा और छोटा नागपुर। गोलकुंडा के खान से कोहिनूर हीरा निकला था, जो शाहजहां ने तख्ते ताऊद में जड़वाया था। फिर आपका वो लेके भाग जाता है नादिर शाह, मैंने बताया है, सब कुछ बता दिया आपको। अकबर ने जहाज निर्माण के लिए एक विभाग बनाया, किंतु मुगल काल में जहाज निर्माण उन्नत व्यवस्था में नहीं था। विभाग जरूर अकबर ने बनवाया, लेकिन उन्नत व्यवस्था में नहीं था। मुगल काल में थोक व्यापारियों को सेठ
बोहरा और मोदी कहा जाता था। सेठ बोहरा मोदी, नरेंद्र मोदी नहीं, थोक में जो खरीदता था। खुदरा व्यापारी था, जो मतलब किराना शॉप में जैसे खुदरा सामान खरीदते हैं। थोक में मतलब होलसेलर, होलसेलर को सेठ बोहरा मोदी कहा जाता था, और खुदरा को वाणिक और व्यापारी कहा जाता था, ठीक है ना। दक्षिण भारत में चेट्टी व्यापारिक समुदाय के अंग थे, चेट्टी। मुगल काल कृषक वर्ग निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित था। एक खुदकस्त, वे किसान जो उसी भूमि पर खेती करते थे उसको वे किसान जो उसी भूमि पर खेती करते थे जिसके वो निवासी है, मतलब जहाँ पे वो रह रहा है वही भूमि पे खेती करेगा, उसको खुदकस्त बोला जाता था। पाहीकस्त, वे किसान जो दूसरे गांव में जाकर अस्थायी रूप से खेती करते थे। मुजरियान, जो किसान दूसरे की भूमि बटाई पर लेकर खेती करते थे, तो ये सब बोला जाता था। मुगल में खाद्य पदार्थों मतलब खाने वाला पदार्थ में गेहूं, चावल, बाजरा, दाल की बहुत ही ज़्यादा खेती होती थी। भारत में तंबाकू जो चल रहा है वो 1604 में अकबर के समय पुर्तगालियों लेके आया। पुर्तगाली ने, ये क्वेश्चन पूछा गया है, केबीसी में भी पूछा गया है कि पुर्तगाली ने तंबाकू लेके आया है अकबर के समय। संभवतः इसी के आसपास मक्का जो है अमेरिका से भारत आया था। अमेरिका कहाँ, मैक्सिको से मक्का भारत आया है। और तकाबी एक तरह का लोन था, मतलब ऋण था, जैसे आप आज के ज़माने में लोन नहीं लेते थे उस तरह से, वही तरह लोन था। खेतों के विस्तार एवं बेहतर करने के लिए ये तकाबी लोन लिया जाता था। बनकटी एक और लोन था, नई भूमि के खेती योग्य बनाने के लिए ये बनकटी लोन लिया जाता था। तो यूपीएससी वगैरह वहीं से क्वेश्चन पूछेगा लोन से ही, मुगल काल से। हिजारती क्या था, सॉरी, तिजारती क्या है, तो मालगुजारी नगद, अधिकतम ज़्यादा जो फसलें उपजता था उसमें मालगुजारी होता था, जैसे गन्ना, कपास, नील, रेशम। नकदी फसल बेचने वाले के लिए ये तिजारी शब्द का उपयोग किया जाता था, ठीक है ना। और मालगुजारी नगद, अधिकतम ज़्यादा देना पड़ता था, कम ज़्यादा। इत्र जो था, इत्र सुगंधित तेल तथा गुलाब जल के उत्पादन में जौनपुर और गुजरात बहुत ही फेमस था। जौनपुर और गुजरात किस में, इत्र और सुगंधित चीज़ों में, ठीक है ना। मुगल कालीन में वास्तु विनिमय प्रणाली हुंडी के माध्यम से चलती थी। हुंडी, वास्तु विनिमय प्रणाली कैसे चलती थी मुगल काल में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही। वास्तु विनिमय प्रणाली कैसे चलती थी मुगल काल में, तो हुंडी के माध्यम से चलती थी। चुंगी जो था 2.5% से 3.5% हुआ, ये एक तरह से टैक्स था, कर, चुंगी कर। 2.5% से 3.5% हो गया बढ़ के। निर्यात जो होता था नील, सोडा, अफीम, सूती वस्त्र, ये सब होता था। और जो नील और सोडा है वो बिहार में फेमस था और गुजरात में भी फेमस था। तो कोरोमंडल तट से ये सब निर्यात होता था। आयात क्या क्या होता था, सोना, चांदी, घोड़ा, कच्चा रेशम, ये सब विदेश से भारत मंगाए जाते थे। चुंगी कर 3% हो चुका था, और सोना चांदी पे 2% टैक्स लगता था, ठीक है ना, 2% टैक्स। सामाजिक स्थिति क्या थी मुगल काल की सामाजिक स्थिति, समाज 2 वर्गों में विभाजित था। समाज कितने वर्गों में विभाजित है, 2 वर्गों में, एक धनी वर्ग, एक जनसाधारण वर्ग। धनी वर्ग में कौन कौन लोग आएंगे, तो मनसबदार, जागीरदार, जमींदार, सरकारी अधिकारी, ठीक है ना। और जनसाधारण में किसान, वस्त्रकार, बढ़ाई, लोहार, श्रमिक लोग, मतलब ऐसे सिविलियन लोग। मुगल बादशाहों में एकमात्र औरंगजेब ही था जो अपनी एक पत्नी के प्रति समर्पित था। औरंगजेब मात्र जीवन में एक ही शादी किया था, ऐसे 3 पत्नियां थी उनके, मतलब 3 को लोगों को रखा था, लेकिन शादी एक ही किया था। निगाह जिसको बोलते हैं, जिनका नाम था रबिया दुर्रानी, बहुत ही प्यार करता था अपनी बीवी से। और उनके याद में एक औरंगाबाद में नकली ताजमहल बना था, नकली क्या, ताजमहल का डुप्लीकेट, ठीक है ना। तो मुगल कालीन समाज में पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, दहेज और विधवा विवाह, तमाम तरह की कुरीतियाँ थी। विधवा विवाह पे निषेध लगवाया था अकबर ने, नहीं, विधवा विवाह को चालू करवाया था, विधवा विवाह था अकबर ने चालू करवाया था, ठीक है ना। और यद्यपि अकबर ने इन कुरीतियों को रोकने का प्रयास किया था, किंतु औरंगजेब ने कठोरता से बंद करवा दिया था। तो कुछ कुरीतियाँ थी, मतलब बुराइयाँ थी मुगल काल में, जिसको अकबर ने बंद करवाना चाहा। जैसे कि बाल विवाह ने बंद करवाया, विधवा विवाह को भी चालू करवाया। पहले विधवा विवाह नहीं किया जाए, विधवा को सती होना पड़ता था, तो अकबर ने विधवा विवाह करने का आदेश दे दिया, बहु विवाह भी करने का आदेश दे दिया था। ये सब कुरीतियाँ थी, लेकिन औरंगजेब जब आया तो सबको बंद करवा दिया, क्योंकि औरंगजेब खुद को
सबको इस्लाम के विरुद्ध मानता था, ये सब चीज़ें। मुगल काल में चित्रकला के बारे में बात करें तो इस्लाम विरुद्ध होने पर भी मुगल में भारत में चित्रकला का विकास हुआ। देखिए चित्रकला जो है ना, मुगल मतलब इस्लाम में उसको इस्लाम के विरुद्ध माना जाता है कि अच्छा चीज़ नहीं है, इस्लाम में ऐसा कहा जाता है चित्रकला के बारे में। फिर भी बहुत फेमस हुआ था। तो आइए देखते हैं। बाबर ने अपने आत्मकथा तुझे के बाबरी में एक फारस के चित्रकार बेहजाद जिसका नाम है, तो बेहजाद का वर्णन किया है। तो फारस का चित्रकार था, ये भारत नहीं आता है। फारस किसको बोलते हैं? ईरान को। और ये चित्रकार बाबर भारत लेके नहीं आता है। बेहजाद को पूर्व का राइफल भी कहा जाता है। मुगल काल में चित्रकला का जन्म जाता हुमायूं के समय हुआ, क्योंकि हुमायूं जो चित्रकार को भारत लेके आता है। फारस में अपने निर्वासन के दौरान उसकी भेंट हुमायूं की भेंट सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद से होता है, जो बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे और बेहजाद के शिष्य थे। इन दोनों को लेकर हुमायूं आ जाता है कहाँ? भारत। दस्ताने अमीर हमजा, इसको हज़्मनामा भी बोला जाता है। हज़्मनामा दस्ताने अमीर हमजा को मुगल काल की पहली पुस्तक थी जिसमें सर्वप्रथम चित्र बना हुआ था। समझ में आया? हज़्मनामा एक ऐसी पुस्तक थी जिसमें चित्र का भी उपयोग किया गया पहली बार। हुमायूं ने सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद को उपाधि दिया था। सैयद अली को उपाधि दिया था नादिर उल अस्त्र का, और ख्वाजा अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दिया था। अकबर कालीन चित्रकला की बात करें तो अब्दुल समद यही अब्दुल समद की अध्यक्षता में एक शाही चित्रशाला का निर्माण करवा दिया अकबर ने, ठीक है। अबुल फजल ने अपने किताब आईने अकबरी में अकबर के 15 श्रेष्ठ चित्रकारों का वर्णन किया है। सबसे पहला देखते हैं दशावंत, जो कहार जाति का था। अकबर को राज्य का पहला अग्रणीय चित्रकार घोषित किया था। अकबर ने दशवंत को पहला अग्रणीय चित्रकार घोषित किया। मानसिक रूप से विपक्षित होने के कारण 1684 ईस्वी में आत्महत्या कर लेता है। मतलब डिक्लेक्सिया टाइप के लोग थे, मतलब जो एक दिमागी हालत सही नहीं रहता है जिनका। आप देखे होंगे एक मूवी आया था ताड़े ज़मीन पे, उनमें एक बच्चा था तो उनका दिमागी हालत सही नहीं रहता, लेकिन चित्र अच्छा बनाता था। उसी टाइप का बच्चा, मतलब उसी टाइप का इंसान था कौन? दशवंत। तो आगे जाके आत्महत्या कर लेता है। और उस टाइप के जितने भी आजकल के बच्चे होते हैं सब चित्र अच्छा ही बनाते। तो वो ऐसे टाइप के बच्चे को चित्रकला में ही ज़्यादा रुचि देना चाहिए, पेंटिंग वेंटिंग सिखाना चाहिए, तो सही रहता है। बशावन था अकबर के समय का सर्वोच्च चित्रकार था। बशावन अकबर के समय का सर्वोच्च चित्रकार था। रूप चित्रकारी, भित्ति चित्रकारी मतलब दीवार पे जो चित्र बनाते हैं उसी को बोल देते हैं। बसावन दोनों में बहुत ही माहिर था, इन दोनों चित्रकारी बनाने में। अब्दुल समद, अकबर ने इसी से चित्रकारी सीखा था। मुल्तान का दीवान बना दिया किसको? अब्दुल समद को अकबर ने। मिस्किन, केशव, महेश, लाल मुकुंद, माधव आदि अकबर के दरबार के चित्रकार थे। थोड़ा स्पीड में क्लास चल रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो बताइएगा। हज़्मनामा जो पुस्तक मैंने बताया था, हुमायूं के मस्तिष्क की उपज कहा जाता है कि हज़्मनामा जो है हुमायूं के मस्तिष्क की उपज है। हज़्मनामा में ही पहला बार चित्रकारी का उपयोग किया गया था। एक व्यक्ति का नाम है, देखिए, मुल्ला अलीउद्दीन कज़बीनी। क्या नाम है इनका? मुल्ला अलीउद्दीन कज़बीनी ने एक ग्रंथ लिखा नफ़ाइसुल माहिर। इसमें ये बताया कि हज़्मनामा जो पुस्तक है वो हुमायूं की मस्तिष्क का उपज है। यही बुक में बताया नफ़ाइसुल माहिर। थोड़ा तुतला जाते बोलने। रजनामा जो है, रजनामा मुगल काल का मील का पत्थर कहा जाता है, और दशवंत ने इस रजनामा में चित्र बनाया। अन्य किताब पे भी चित्र बनाया था दशवंत ने। खान दहीन सेनुरिया तूतीनामा पुस्तक पे भी चित्रकार बनाया कौन? दशवंत ने। जहांगीर कालीन चित्रकला को स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण, मुगल काल का स्वर्णकाल चित्रकला में कौन था? तो जहांगीर के समय था। जहांगीर ने हेरात के उत्प्रवासी आकारिजा के नेतृत्व में, देखिए आकारिजा के नेतृत्व में चित्रशाला का निर्माण बनवाया। कहाँ पे? आगरा में। तो अकबर ने भी अब्दुल समद के अध्यक्षता में शाही चित्रकला का निर्माण करवाया था, और यहाँ पे देख रहे हैं जहांगीर ने भी करवा दिया। मोरक्का एक ही आकार के चित्र बनाने को कहा जाता था, मतलब एक ही टाइप का जो चित्र बना है उसको मोरक्का कहा जाता है। 1618 ईस्वी में पहला मोरक्का चित्र जहांगीर ने बनाई थी। जहांगीर एक ही तरह का चित्र बनाने में फेमस था। प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर था। उस्ताद मंसूर पक्षी का चित्र बनाने में बहुत ही फेमस था, जिसको नादिर उल अस्त्र की उपाधि दिया जहांगीर ने। अबुल हसन को नादिर उल जमा, दौलत, बिशन दास, फारूक बेग, मनोहर आदि भी चित्रकार थे।
जहांगीर के समय बिशन-दास अपने दूत खान आलम के साथ फारस के शाह के दरबार में छवि चित्र बनाकर लाने को कहा जहांगीर ने, कि बिशन-दास को बोला कि अपने दूत के साथ खान आलम के साथ तुम जाओ फारस के शाह के दरबार में और उसका जैसा वो दरबार में बैठता है वैसा चित्र बना के लाओ। फारूक बेग बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाने के लाया था। बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह का चित्र बना के लाया था कौन? फारूक बेग। थोड़ा सा और स्पीड में करा दिए आपको। दौलत चित्रकार का नाम है। बिशन-दास गोवर्धन अबुल हसन जहांगीर अपना चित्र बना डाला, ठीक है ना। दौलत जो चित्रकार था वो बिशन-दास गोवर्धन अबुल हसन और जहांगीर के चित्र बना दिया। कैसे बनाया? तो जहांगीर गद्दी पे बैठा था और चारों तरफ बिशन-दास गोवर्धन अबुल हसन अपना ये सब थे, उसका चित्र बना दिया दौलत ने। उस्ताद मंसूर, और यही फ़ोटो जो है ना जहांगीरी जो है उसमें छपा हुआ है। उस्ताद मंसूर पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, मैंने बताया अभी। मोरक्को शैली को जाने वाला इससे सबसे समझदार व्यक्ति था। मैंने क्या बताया कि मोरक्को शैली में एक ही प्रकार का चित्र बनाया जाता था। जैसे कोई पक्षी का चित्र बना रहा है तो सिर्फ पक्षी का ही बनाएगा, कोई कुत्ता का बना रहा है तो कुत्ता का ही बनाएगा। तो उस्ताद मंसूर मोरक्को शैली का चित्रकार था और पक्षी का विशेषज्ञ था, ठीक है ना। साइबेरिया का एक बिरला सारस का चित्र बनाया था। बंगाल के अनोखे पुष्प चित्र बनाया, जिसके लिए जाना जाता है कौन? उस्ताद मंसूर। पुष्प पे पक्षी बैठा हुआ चित्र बनाया था, ठीक है ना। अबुल हसन व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ था। अबुल हसन ने व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ था, मतलब व्यक्ति का फोटो बनाने के लिए बहुत ही फेमस था अबुल हसन। जहांगीर के गद्दी पे बैठा हुआ चित्र बनाया। और तुझुके जहांगीरी कौन लिखा? तो खुद जहांगीर ने लिखा आधा, उसको पूरा कौन किया था? मोतियाबिंद खान ने। तो उसके जो मेन पेज है, मतलब जो आगे में कूट होता है, जैसे कोई भी बुक का छाप नहीं होता, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो इस बुक में ये छाप है। तो तुझुके जहांगीरी में जहांगीर का फोटो है गद्दी पे बैठा हुआ, उसको फोटो कौन बनाया? तो अबुल हसन। कौन बनाया? अबुल हसन। शाहजहां के समय आकृति चित्रण जो था उसका क्या बोलता है उसको, चलन गिर गया, रंग समाज में भी गिर गया। प्रसिद्ध चित्रकार फिर भी थे शाहजहां में। रेखांकन और बॉर्डर चित्रकारी चले थे। रेखांकन मतलब क्या हुआ कि चित्र के चारों साइड बॉर्डर लगा दिया जाता था और लाइन पे फोटो ड्रॉ हुआ था। और चित्रकारी उतना फेमस नहीं था। देवी संरक्षण में अपना चित्र बनवाता है कौन? शाहजहां। प्रसिद्ध चित्रकार थे फ़कीरुल्लाह, मीर हासिम, मुरार, अनूप, हुनर मोहम्मद नादिर, चित्र आदि थे। तो चित्रकला मुगल काल में सिर्फ जहांगीर से क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको पूछने का होगा तो वो अकबर से पूछ सकता है। अकबर, हुमायूं और बाबर, यही चार से पूछेगा, उसके आगे नहीं पूछेगा, ठीक है। औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध बताया। औरंगजेब तो सबको इस्लाम के विरुद्ध ही मानता था, और बोला बंद कर। अपने राज्य से जाने का आदेश दिया और कहा चित्र जो बनाएगा उसको सर को कलम कर दिया जाएगा, धड़ से। तो सब डर के भाग गए। सारे चित्रकार अन्य देशों में जाकर बस गया। स्थानीय कला का विकास हुआ और चित्रकला भट्टी बैठ गया। यूरोपीय प्रभाव वाले चित्रकार में मिशिगन बहुत ही फेमस था। यूरोपीय चित्रकार प्रभाव के चित्रकार वाले मिशिगन बहुत ही फेमस था। औरंगजेब के समय चित्रकला पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो एक चैप्टर हमारा और चलेगा, मुगलकालीन स्थापत्य कला को देखेंगे। उसमें हम स्थापत्य कला से बहुत सारे क्वेश्चन है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? तो शाहजहां को कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर को था। उसके बाद हम स्थापत्य कला के बाद हम देखेंगे संगीत कला, और संगीत कला के बाद साहित्य देखेंगे, और उसके बाद मुगल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो मैं 3 टॉपिक बचा है जो एक वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या बचा है? स्थापत्य कला, संगीत कला और साहित्य कला। इन तीनों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहें, और इस वीडियो को दबा के लाइक शेयर ठोकिए, एकदम दबा के, ठा। जय श्री राम। थैंक यू, बाय बाय।